नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अमेठी में नामांकन से पहले स्मृति ईरानी रोड शो कर रही हैं और रोड शो में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी शामिल हैं। रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए स्मृति ईरानी जब रोड शो के माध्यम से जा रही थी, किस तरह चुनावी रथ पर उनके साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी नजर आए। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता पार्टी संगठन से जुड़े हुए स्मृति ईरानी के रोड शो में शामिल हुए। नॉमिनेशन के दौरान उनके साथ वो उपस्थित रहेंगे। नामांकन से पहले रोड शो। तो तीसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार एक तरफ चरम पर है, तो दूसरी तरफ नामांकन से पहले एक तरीके से पार्टी की एकजुटता और साथ ही साथ ताकत का प्रदर्शन किस तरह रोड शो के माध्यम से एक बार फिर से जनता के बीच में संदेश पहुंचाया जा रहा है, वो आप इन तस्वीरों पर देखिए। पुष्प वर्षा हो रही है, चुनावी रथ रवाना हो रहा है। अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके साथ चुनावी रथ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता लगातार पार्टी के लिए नारे लगा रहे हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है। उधर अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के रोड शो में बुलडोजर भी दिखा। कुछ लोग बुलडोजर लेकर रोड शो के रास्ते में खड़े नजर आए। कहीं ना कहीं ये जो रोड शो है ये साफ। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की पहचान बन चुका ये बुलडोजर। संदेश इसके माध्यम से जनता तक पहुंचाया गया कि किसी की माफियागिरी या बदमाशी उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो गरीबों को सताएगा, उनकी जमीनों पर कब्जे करेगा, तो उन पर सख्ती की जाएगी। उसी का प्रतीक बन चुका ये बुलडोजर नजर आया। स्मृति ईरानी के नामांकन से पहले जो रोड शो हुआ, तो जगह जगह पर कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे थे और उस बीच रास्ते में ये बुलडोजर भी दिखाई दिए। इतिहास रचा जब अमेठी के साधारण कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके गढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान सहयोगी, समर्थक और सेवक के रूप में वर्षों वर्ष इस धरती पर अपने आराध्य के प्रति समर्पण भावना रखने के लिए यहाँ के स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं ने पीठ पर लाठी खाई और कांग्रेस की प्रताड़ना सही। ये आज क्षण है। पीछे के रथ में दादा तेजभान जैसे हमारे कर्मठ नेता हैं, जिन्होंने अपने पसीने से इस पुण्य भूमि को तब सींचा जब यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द करने पर भी जेल की जाती थी। आज ऐसी भूमि पर आप पधारे हैं। आप सब हमको कृतज्ञ करके आज इस आपने यात्रा में हम सबकी शोभा बढ़ाई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह स्मृति ईरानी का रोड शो आज हुआ उनके नामांकन से पहले, और किस तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। यहां पर भी नॉमिनेशन से पहले रोड शो हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दोपहर 12 बजे के करीब राजनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल किया। राजनाथ सिंह के नामांकन में सीएम योगी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे और नामांकन से पहले सुबह राजनाथ सिंह ने पूजा अर्चना की और उसके बाद रोड शो निकालकर नामांकन के लिए पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिला। तो सीएम योगी भी नामांकन में शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नामांकन में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब अपना नॉमिनेशन फाइल किया, उससे पहले वो मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद रोड शो निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम और जनता
उसको देखने के लिए उमड़ी और फिर उन्होंने अपना नामांकन फाइल किया। नामांकन से पहले रोड शो निकाला राजनाथ सिंह ने। उससे पहले वो मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जल चढ़ाया उन्होंने और फिर रोड शो में उनके साथ चुनावी रथ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के ही मुख्यमंत्री नजर आए। और जब नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद रहे। तो लखनऊ से राजनाथ सिंह ने किस तरह आज नॉमिनेशन किया है वो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा पाठ, उसके बाद रोड शो और फिर उन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया। तीन तस्वीरें। तो सीएम योगी नामांकन में शामिल हुए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन में शामिल हुए। और किस तरह दिन की शुरुआत, क्योंकि आज नामांकन बेहद महत्वपूर्ण दिन, सभी उम्मीदवार मंदिर जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मंदिर गए, उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की और फिर एक रोड शो हुआ। बड़ा जनसैलाब था, ऐतिहासिक था और जीत भी ऐतिहासिक होगी क्योंकि माननीय राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ को एक नए लखनऊ के रूप में यहाँ पे डेवलप किया है। यहाँ के फ्लाईओवर, यहाँ के ओवरब्रिज, यहाँ की मेट्रो स्टेशन, अनेक सड़कों का निर्माण, यहाँ पार्कों का निर्माण, तेज गति से लखनऊ आगे विकास की तरफ बढ़ा है। आज उसकी यहाँ पर पूरी झलक। विपक्ष कह रहा है कि भीड़ वोट बैंक नहीं होती है, आपका लखनऊ से पुराना नाता नहीं, देखिए ऐसा है कि पूरे देश के अंदर इस समय लहर है और 400 पार का जो नारा है वो पूरी तरह से साकार होगा और मोदी जी ऐतिहासिक मतों से पूरे देश से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री। राजनाथ सिंह के रोड शो में एम्बुलेंस फंसने पर उसे रास्ता दिया गया और जैसे ही एम्बुलेंस राजनाथ सिंह के नामांकन जुलूस के पीछे आई, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने माइक से एम्बुलेंस को रास्ता देकर निकलवाने को कहा और फौरन उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। ये रोड शो, उसका जो पूरा जुलूस था, फौरन सब लोग एक तरफ हो गए और इस एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नामांकन से पहले राजनाथ सिंह का रोड शो हुआ और ये एम्बुलेंस उस रोड शो में आई और जैसे ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की इस एम्बुलेंस पर नजर पड़ी, उन्होंने फौरन माइक से इशारा किया, सभी कार्यकर्ताओं को साइड हटने के लिए कहा और फौरन रास्ता साफ करके इस एम्बुलेंस को वहां से रवाना करवाया गया। उधर सीएम योगी ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने रहने के आदी हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहने, खासतौर पर जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मुझे याद आता है कि जिन लोगों ने कभी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है, वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हास्यास्पद ही होगा। भारत की एक समृद्ध परंपरा रही है, क्यों उन राजाओं के योगदान को भूल गए जिन लोगों ने भारत को भारत बनाने में योगदान दिया है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक महान हैं, महाराज मिहिर भोज हैं। यही परंपरा आगे बढ़ती है। पृथ्वीराज चौहान हैं, महाराणा प्रताप हैं, इससे पहले महाराज सुहेलदेव हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन में पीएम पद को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को 3 दशक तक अस्थिर सरकार और निर्बल प्रधानमंत्री मिला। 10 साल से देश को मजबूत नेतृत्व मिला है और एक बार फिर INDIA गठबंधन हर साल पीएम बदलने की बात कर रहा है। ये देश है, कोई परचून की दुकान नहीं। ने 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकारें चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले। 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है। न केवल राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के बारे में और विकास के कार्यक्रमों के बारे में भी स्थिरता मिली है। अब इंडिया अलायंस अगर ये कहता है कि 1 साल शरद पवार बनेंगे, 1 साल ममता जी बनेगी, 1 साल स्टालिन बनेंगे, कुछ बचेगा तो राहुल जी बन जाएंगे, इस तरह से देश नहीं चलता है। मैं देश की जनता को मनपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई संभावना है ही नहीं, मगर अगर इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता ये जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 1-1 साल में प्रधानमंत्री ये कोई परचूरन की दुकान नहीं है जिसको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जा सके। ये देश है, ये देश को दुनिया का नेतृत्व करना है। इसका नीति निर्धारण, इसका विकास, इसकी सुरक्षा की परिस्थिति, इसके अर्थतंत्र का विकास एक लंबे समय तक एक नीति के साथ सातत्यपूर्ण तरीके से चलना चाहिए और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ही ये कर सकती है। 10 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इसके फल हमने देखे हैं। देश सुरक्षित हुआ है, समृद्ध हुआ है, नीति निर्धारण लोकाभिमुख और स्पष्ट हुआ है और दुनिया भर में देश का सम्मान बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है 130 करोड़ की हमारी जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को मैंडेट देगी और बड़े बहुमत के साथ 2 बार जो मैंडेट दिया है इससे भी बढ़ चढ़कर बड़ी बहुमत देकर हमें जिताएगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी ने कड़ा प्रहार किया है। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले हैं पीएम मोदी। कांग्रेस मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है, पार्टी मुस्लिम लीग की नीतियां अपना रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ओबीसी आरक्षण पर डाका डालने की कोशिश हुई है और SC/ST के आरक्षण पर भी कांग्रेस तलवार लटका रही है। 2014 में भी कांग्रेस मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कह रही है। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? कांग्रेस का जहाँ तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतना ही गुड़ी उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिलीबग लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है,
आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी। आप देखिए साहब, अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी, इनहेरिटेंस टैक्स पर। तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूँ, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं। तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उनके आज तक का इतिहास है, वो करेंगे क्या? तो फिर मेरी जिम्मेवारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप तय कीजिए, जाना न जाना जनता जनार्दन का हक है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि तथ्य के आधार पर, तर्क के आधार पर, उनकी हकीकतों के आधार पर मुझे बताना चाहिए।